तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल GS लैम्प एजुकेशन में। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हमारा टेस्ट सीरीज 13 चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या ना टोटल अभी 3 पार्ट हम लोगों ने अपलोड किया। जिस 3 पार्ट में हम लोगों ने स्पेशली जो टॉपिक कवर किया वो क्या था, PM से रिगार्डिंग था, CM से रिगार्डिंग था, इनके रिगार्डिंग आर्टिकल्स भी थे, व्हाट डू मीन बाय ऑर्डिनेंस क्या होता है, फिर क्या था गवर्नर से रिगार्डिंग जो था, और उसके बाद हम लोगों ने इसमें ये देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट के क्या कैसे जो भी एक एक चीज हम लोग वहां पर क्लियर किया था, और फिर प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग हर एक चीज हमने वहां पर क्लियर किया था। तो देखो इसमें मैंने जो भी अभी 3 पार्टी उसमें एक एक चीज मैंने एक एक टॉपिक क्लियर किया। पहली चीज किसके लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है वो मैंने वहां पे कवर अप किया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसके रिगार्डिंग MCQ मैंने वहां पे जो UPSC के पैटर्न पे होते हैं वो मैंने वहां पे आपको पूरा चीज समझाया हुआ। तो अगर आप हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने हुए तो आप प्लीज अगर आपको लगे तो आप उसको जाके एक बार ओवरव्यू कर सकते हो, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो तो ये हमारा क्या ना, तो अभी हमारा जो टेस्ट सीरीज का ये 4th पार्ट है, जिसमें अब हम लोग क्या ना सुप्रीम कोर्ट या जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट हो गया, इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी वहां पे क्लियर करेंगे, क्योंकि मेन हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है ना, क्वेश्चंस को क्लियर करना, जो आपको हर एक पेपर में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तो कंसीडर किया गया क्या, कि बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब उस स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है, क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एडहॉक हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। पहला चीज। दूसरा बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट ए रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द टेम्पररी पीरियड। देखो ये दो चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा कि जो अभी के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कितने नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा इसमें आपको उनका क्या नाम है, क्योंकि ये आजकल बहुत ही ज्यादा न्यूज में आजकल आपने देखा, जो मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह जो आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्लियर कराया, तो उस इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर बहुत ही ज्यादा वो आजकल वो न्यूज में है। क्यों? क्योंकि आपने देखा उसको इन्होंने ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया था। इन्हीं के मतलब एक तरीके से बेंच थी, पांच जजों की जो बेंच थी, उसमें जो इलेक्ट्रल बॉन्ड उसके रिगार्डिंग वो उनको क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था। तो देखो इनका जो कौन से नंबर के, वो 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और दूसरा उनका नाम है DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ जी हैं। तो आपको DY का फुल फॉर्म आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको देना है कि या तो कमेंट सेक्शन में दो या आप जहां भी दे सकते हो या मेल के थ्रू दो, लेकिन आपको इसका आंसर देना है। तो हम लोग पहला स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोला जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन ad hoc judge of for the temporary period जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। देखो पहला स्टेटमेंट सही है। कभी कभी क्या होता है, टाइम के समय क्या होता है, जैसे मतलब क्या होता है, लैक ऑफ जो कोरम होता है ना, परमानेंट जज या जो होल्ड नहीं कर पाता या कंटिन्यू नहीं कर पाता सेशन को, तो उसके भी यहाँ पे क्या करते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, जज को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। जैसे मतलब जैसे कोई भी जज है, दे कैन अपॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट भी, अगर मान लो हाई कोर्ट के जज हो गया, तो उनको ये लोग क्या करते हैं एक तरीके से एज एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के तौर पे, किसके लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए। टेम्पररी पीरियड के लिए क्या करते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो क्या करते हैं, इनको एक तरीके से एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग उनको यहाँ पे मतलब एक तरीके से अपॉइंट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि ये चीज बोला जाता है कि ये उनको क्या कर सकते हैं, ही कैन ओनली, मतलब एक तरीके से बोला जाता है आप मतलब जैसे मान लो उनको बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे तभी बना सकते, वो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कंसल्ट करेंगे किसके लिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, तो उनसे वो कंसल्ट करके जो मतलब रिटायर्ड जो जजेस वगैरह और रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट जो मतलब एक तरीके से जो हाई कोर्ट वगैरह के जज होते हैं, या जो भी जज होते, सॉरी नॉट रिटायर्ड, मतलब एक तरीके से सॉरी फॉर दैट फॉर मिस्टेक, रिटायर्ड नहीं होते, वो जो जज होते हैं हाई कोर्ट को, किसके कंसल्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्ट, मतलब एक तरीके से उसको कंसल्ट लेते हुए क्या करते, इनको अपॉइंट करते किस चीज के लिए, एक टेम्पररी पीरियड ऑफ किसके, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। देखो उस समय क्या होता है, क्योंकि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मतलब उनको अपॉइंटमेंट देते हैं, तो उस समय क्या होता है, सारा जो भी मतलब वो जब वो अपॉइंटमेंट होता है, तो सारा जुडिक्शन हो गया, जो भी पावर, जो प्रिविलेज, जो भी ड्यूटी वगैरह जो भी उनको मिलता है, जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है, वो सारा का सारा फैसिलिटी उन हाई कोर्ट के जज, जिसको एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेम्पररी पीरियड के लिए बनाया गया, वो सारा चीज वो क्या कर सकते हैं, वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है।
दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एन एक्ट ऑफ एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो देखो अभी मैंने बताया कि कोई भी समय में, ये भी बिल्कुल यहाँ पे क्या है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो भी अलाउंसेस वगैरह होता है, हर एक चीज होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उस चीज को मिलता है। तो फिर जब पढ़ते ये जो रिटायर, वहां पे क्या था, हाई कोर्ट के जज को, तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको रिक्वेस्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर मान लो कोई समय के साथ साथ क्या होता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा मतलब अगर मान लो कोई केसेस वगैरह या बहुत एक तरीके एक्सपीरियंस बंदे की, अगर मान लो एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है जुडिशरी में, तो ऑन दैट टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं रिटायर्ड जजेस को कि मतलब अगर मान लो कि रिटायर्ड जजेस है जैसे सुप्रीम कोर्ट को, तो उसको एक तरीके से क्या कहते हैं, वो रिटायर, क्योंकि उनको पता है कि उनको रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये चीज उनको पता रहता है कि ये एक तरीके से पहले से ही इस पोस्ट से वो निकले हैं, इनके पास फुल ऑफ क्वालिफिकेशन होता है और हर एक चीज वो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से उन चीजों सभी चीज को जानते, तो इसीलिए क्या करते हैं, उनको टेम्परेरी पीरियड के लिए जो जज ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहां पे उनको दिया जाता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट, मतलब एक तरीके से उस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, जो पावर एंड प्रिविलेज होता है जज का, वो सारा चीज मिलता है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये भी आंसर बिल्कुल क्या है ना, यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अभी जब हम सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग अगर हम कुछ पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको ये चीज सारा चीज समझाएंगे। तो यहाँ पे जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या हो गया, सी। तो आज का जो अपना टॉपिक है, ठीक है, अपना टॉपिक किसके रिगार्डिंग है, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, जैसे मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन आपको पढ़ाया किसके रिगार्डिंग था, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। जब मैं आपको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग एक ओवरव्यू दे दूंगा तो आपको क्या ना आगे जाके पूरा समझ आएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या काम होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं, तो देखो जब सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये कब इनोग्रेट किया था हमारे भारत में, इनोग्रेट किया था 1950, मतलब ये 28 आई थिंक मार्च को, 28 नॉट मार्च, 28 जनवरी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पे बात करते हैं या इनोग्रेशन की बात करते हैं तो वो कब था, 28 जनवरी 1950 की यहाँ पे हम बात करते हैं। ये एक तरीके से क्या है ना, जैसे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 के समय आपने देखा था, 1935 में क्या था, ये फेडरल कोर्ट हुआ करता था। आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका, एक तरीके से फेडरल कोर्ट की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो उसी को एक समय के बाद क्या हुआ, इसको सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि क्या ना सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से अपने आप में बहुत ज्यादा पावर धीरे धीरे आने हो गया था पूरा, क्योंकि आपको पता सब कुछ ये देख रेख करने लगा था। इसी के रिगार्डिंग क्या हुआ, तो अगर हम यहाँ पे बात करें जब 1935 में, अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 1935 की हम बात करते हैं तो उसके बाद उस समय में क्या था, ये फेडरल कोर्ट यहाँ पे ये बोला जाता था। तो फिर ये क्या था, उसके बाद जब एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कब हो गया था एस्टेब्लिशमेंट, ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1950 में, यहाँ पे बात की जाती है। फिर अगर आपसे यहाँ पे बात किया जाए कौन से आर्टिकल से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का सारा प्रोविजन होता है, तो आर्टिकल अगर हम यहाँ पे बात करें तो आर्टिकल 124 टू 147 है ना, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहा है, जो किसमें पार्ट 5 में है। हाँ पार्ट 5 है हमारे किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डील करता है, जिसमें क्या होता है, ये लोग क्या पूरा डील करते हैं यहाँ पे। 1 मिनट, आपको ये समझ, ये सारा चीज अगर आप समझ गए तो सब कुछ आपका कंसेप्ट है। ये डील क्या करता है यहाँ पे डील करता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन से, जो किसके साथ डील करता है, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग यहाँ डील करता है। इंडिपेंडेंसी की यहाँ पे बात करता है, जुडिक्शन की बात करता है। फिर अगर बात करें तो पावर की यहाँ पे बात करता है। पावर के बाद अगर हम बात करें जो भी प्रोसीजर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह करते हैं, उन सभी के सभी चीज क्या ना, ये सारा का सारा आर्टिकल के 147 124 से लेके 147 के बीच में ये सब कुछ आ जाता है यहाँ पे। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या था बैकग्राउंड, अगर यहाँ पे हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो गया, तो अगर हम यहाँ पे बात करते, चलो हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 1 मिनट, तो यहाँ पे जो से देखो हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइज, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो क्या लेते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो देखो मैं हर एक चीज समझा सकता हूँ आपको यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये आप समझना। यहाँ पे ये मत समझना एससी मतलब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, वो सब भी बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी हम सुप्रीम कोर्ट के बाद। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो आपको पता अभी के प्रेजेंट में, अभी के समय में तो आई थिंक पहले क्या था, उस समय में 31 जैसे एक तरीके से एक प्रोसीजर था, धीरे धीरे क्या हुआ था वहां पे सीट भरना फिल होना स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं था कि एक बार वहां पे क्या था कि सीट मतलब ये सीधा 31 या 35 टोटल वहां पे सीट फुल हो गया था, ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं था। एक समय आया धीरे धीरे क्या हुआ, उसका प्रोसीजर बनता गया,
तब जाके एक समय के बाद में पहले 31 सीट फुलफिल किया गया, फिर आगे धीरे धीरे क्या हुआ 34 सीट फुलफिल किया गया। तो वहाँ पे टोटल एक कोरम वहाँ पे बनाया गया। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे क्या था, एक चीज समझना, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारा टोटल स्ट्रेंथ की, अगर हम बात करते हैं टोटल, अगर मान लो धीरे धीरे क्या हुआ था, एक तरीके से वो एक सीट का जो बंटवारा होता है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ था। अगर हम अभी की बात करते हैं, जैसे राइट नाउ प्रेजेंट की अगर हम बात करें, जब हमारे साथ जो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, तो उनके अलावा जो टोटल सुप्रीम कोर्ट में जो सीट है, तो टोटल अगर हम अभी की बात करते हैं तो टोटल कितना है यहाँ पे 33 है। ये मैं ऐसे लिख दिया 33 है। इसमें हम लोग इंक्लूड कर लेते किसको, अगर हम यहाँ पे ये भी इंक्लूडिंग किसको है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि हमारे मैक्सिमम टोटल स्ट्रेंथ कितना 34 है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे 34 लिखा था, लेकिन ये भी फुलफिल नहीं हुआ। टोटल 34 स्ट्रेंथ है मैक्सिमम अपने मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से, तो मैंने यहाँ पे टोटल 34 इसलिए यहाँ पे लिख दिया था, बट चलो मैंने उसके लिए कट कर दिया कि अभी वो फुलफिल नहीं हुआ था। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते पहले चीज, तो ऐसा तो नहीं कि तुरंत 33 हो गया था। तो अगर हम उस चीज की यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो फॉलो मतलब एक तरीके से क्या ना धीरे धीरे अमेंडमेंट किया गया, या सुप्रीम कोर्ट की जो सीट वगैरह उनमें अमेंडमेंट किया गया। पहले क्या था, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल 8 था। अगर हम यहाँ पे टाइमिंग की बात करें 1956 की अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि अगर हम 1950 से या 1956 की अगर हम बात करते हैं, 1956 में क्या हुआ, जैसे अगर मान लो पार्लियामेंट में क्या कुछ अमेंडमेंट किया गया धीरे धीरे। पहले क्या था वो, जैसे पहले 8 था, फिर कभी समय 1956 में आके वो क्या हो गया, सीधा सा 10 हो गया। फिर 1956 में जब वो सीट ये धीरे धीरे क्या अमेंडमेंट के तहत इनको क्या कर दिया, इंक्रीज किया गया। फिर अगर हम 1960 की बात करते हैं, वो टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। फिर हम चले 1977 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये टोटल 17 हो चुका था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर हम एक तरीके से एक प्रोग्रेस था, ये धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता चला गया। जैसे जैसे अमेंडमेंट होता गया वैसे वैसे क्या होगा, सीट में इंक्रीमेंट होता गया। फिर अगर हम बात करें 1986 की हम बात करते तो कितना होगा, 25 हो गया। फिर राइट नाउ अगर हम 2024 की अगर हम बात करते हैं, तो अभी टोटल स्ट्रेंथ तो 34 है, लेकिन टोटल फुलफिल कितना हो चुका, 33 है, जिसमें हम लोग इंक्लूड किसको करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करके रखते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये एक प्रोसीजर था, सीट कैसे फुलफिल किया जाता है जजेस की सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा तो नहीं अमेंडमेंट के थ्रू ही किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं था कि अपने आप आके कोई भी आके सीट मतलब अगर मान लो 2 कुर्सी वहां लगा दे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे थोड़ी ना होगा, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता था, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको हर एक चीज रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मान लो आज वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं संभाल कर रखेंगे, तो एक समय से क्या होगा, जैसे मतलब आज का रसिया हो गया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं चाइना हो गया, वहां पे मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी नाम का कुछ चीज ही नहीं है। वहां पे कहने को डेमोक्रेसी, बट वहां पे कोई डेमोक्रेसी, वहां पे आप देख लो 2 ही पार्टी होगा, जिसमें एक पार्टी बहुत ज्यादा पावर में है तो वही क्या करता है, रूल करता है, सेकंड पार्टी को क्या करता है, दबा के रखता है वो चीज। तो यहाँ पे यही चीज बात किया जा रहा है। तो यही जो हमारा जो चीफ जस्टिस जो मतलब जुडिशरी है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, जिसकी वजह से आज हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना लाइफ मतलब एक तरीके से संविधान के अनुसार हम लोग भी यहाँ पे क्या करते हैं, भारत में रह सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत। तो अगर हम सेकंड अगर इसी में चलते हैं, जैसे मान लो कि जजेस की मैंने बात की, तो जज अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये भी आपको पता होता है। जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है, अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं जजेस का कैसे होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। पहली चीज ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस में देखोगे तो बोल देगा क्या, प्रेसिडेंट नहीं करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, बट ये गलत नहीं है। बट यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मतलब वो जो चीफ जस्टिस, अगर हम बात करें चीफ जस्टिस की भी बात करते हैं तो उसको भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, 1 मिनट वहां नहीं बताए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो वो क्या करता है, जज मतलब अपॉइंटमेंट करने की बात करते तो प्रेसिडेंट करता है। लेकिन आफ्टर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कंसल्ट किया जाता है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस, जो भी जजेस वगैरह होता है उसके जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके कंसल्टेंट, या सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, जब नेसेसिटी पड़ता है, जरूरत पड़ता है, तो उनको उनके कंसल्टेंट मतलब एक तरीके से पूछताछ के बिहाफ पे ही क्या करता है, एक तरीके से जो जजेस का वहां पे क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो भी अभी मैंने बताया कि जो और नेक्स्ट अदर जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह होता है जो भी जजेस का, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहली चीज, अगर यहाँ पे ये चीज, ये एक दो चीजें जो आपको कहने इसलिए पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप इस चीज की यहाँ पे बात करोगे।
बात मतलब जब आपको पूछा जाए पेपर में क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लो एक कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए वो बोल जाए कि नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको अपॉइंटमेंट करता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थे जो अपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ पे हमने बात किया। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ रिगार्डिंग और कोई और इशू हो तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। पहले चीज अगर यहाँ पे पूछा जाए इसमें जैसे सिटिंग की बात करते हैं, अगर हम बात करें सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसे मान लो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग की यहाँ पे बात करते हैं, मतलब कहाँ पे बैठ रहा या बैठने का क्या प्रावधान कहाँ पे, तो आपको पता ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको क्या कर दिया था, डिक्लेयर किया हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर हम चल रहे हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया था जो दिल्ली एज ए सिटी सीट ऑफ द दिल्ली की बात करें, दिल्ली एज ए सीट ऑफ द हम अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि उसी के थ्रू क्या हुआ, तो वहां पे क्या हुआ, एक तरीके से ऑल्सो ऑथोराइज किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपॉइंट करेगा, मतलब एक तरीके से अदर प्लेसेस का जो सीट वगैरह होता है उन सभी चीज के रिगार्डिंग यहाँ पर। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इनको मतलब लेकिन अप्रूव मतलब अपॉइंटमेंट करने का काम किसका होगा, प्रेसिडेंट का यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखो ये चीज आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ और यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इसी के रिगार्डिंग एक मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पढ़ा हुआ था कि जैसे एनजेएसी कमीशन की यहाँ पे बात की जा रही थी। ठीक है, तो एनजेएसी कमीशन में कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह आ गया था, जैसे मतलब अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग अगर हम वहां पे बात करते तो उस समय क्या हुआ था, एनजेएसी कमीशन है एक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, नेशनल जुडिशरी अमेंडमेंट या अपॉइंटमेंट कमीशन, सॉरी एनजेएसी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये अगर आपसे पूछे क्या था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। तो यहाँ पे ये बात किया जा रहा है किसी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ये अमेंडमेंट आपको याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2014 की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके तहत ये बोला जाया गया था कि जो मतलब इनके तहत जब ये आया गया था तो इन्होंने क्या कर दिया, कोलिजियम सिस्टम को क्या किया था, कोलिजन सिस्टम को इन लोगों इनको क्या किया था, रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, कोलिजन सिस्टम को रिप्लेस किया गया था। तो क्योंकि क्या था ना, उसमें क्या था, जैसे मतलब एक तरीके से जो अपॉइंटमेंट होता था ना, जैसे जजेस वगैरह का जो अपॉइंटमेंट होता था, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया या हाई कोर्ट का जज हो गया, तो उसी के अपॉइंटमेंट के लिए इन लोगों ने एक नया बॉडी बनाया था, क्या, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल जुडिशरी जो अपॉइंटमेंट कमीशन था उसके रिगार्डिंग, और जो कोलिजियन सिस्टम क्या होता है, कॉलेजियन सिस्टम, ये सारा का सारा चीज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए। तो ये अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन वही था 2015 में फिर ऐसा आया कि जो मतलब जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को एक तरीके से जो हमारे जो मतलब कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक तरीके से इसको क्या कर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, और उन्होंने यही बोला कि जो कॉलेजियन सिस्टम है उन्हीं के रिगार्डिंग सारा चीज फिर से ऑपरेशनलाइज होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और लेकिन इसके बारे में रिगार्डिंग जब एनजेएसी और जो कॉलेजियन सिस्टम है इनके रिगार्डिंग हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन आएगा उसके रिगार्डिंग तो हम लोग और इसको डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग आगे क्या है ना, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग किस चीज़ के, क्वालिफिकेशन, जैसे जज वगैरह का अगर आपसे पूछा जाए क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन ऑफ जज की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्वालिफिकेशन ऑफ जज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए। जैसे क्वालिफिकेशन ऑफ जज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे यही आपसे पूछा जाएगा कि जो क्वालिफिकेशन, ऐसे तो नहीं किसी को भी हम लोग मतलब ये हाँ ठीक है ये इतने है मतलब हमारा चाहता है या कुछ भी, इसको हम क्या करते हैं एक तरीके से मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते हैं, ऐसा नहीं था। जब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एक ऐसा ही पर्सन को मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज एज ए जज अपॉइंटमेंट किया जिनके पास कुछ मतलब एक तरीके से क्वालिफिकेशन है। पहला ये कि वो क्या होना, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, वो क्या होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा उसमें यह था कि मतलब एक तरीके से वो जज होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट का, अगर मान लो कि ही हैज बीन मतलब एक तरीके से ये बोल सकते जज ऑफ ए हाई कोर्ट या कोई भी सक्सेशन हाई कोर्ट का, किसके कब तक, 5 साल, फॉर 5 ईयर, पहली चीज इसी में। या अगर इसी में कुछ और इंक्लूड करें बी, अगर हम इसी में बी इंक्लूड करें तो 10 साल के लिए ये बोला गया था कि 10 ईयर के लिए एडवोकेट होना चाहिए, एडवोकेट, 1 मिनट थोड़ा लिखने में थोड़ा, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का वो सक्सेशन हाई कोर्ट का वो क्या होना चाहिए, 10 साल एडवोकेट होना चाहिए। या अदर देन दैट सी, अगर ये होना चाहिए कि वो एक तरीके से ही शुड बी द डिस्टिंग्विश जुडिक्शन इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, या नहीं तो ही शुड बी द डिस्टिंग्विश, मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं हम डिस्टिंग्विश जुरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें भी प्रेसिडेंट का ओपिनियन यहाँ पे मायने रखता है।
अगर इन सभी चीज़ों को अगर वो फुलफिल करता है तो वो एक तरीके से क्वालिफाइड है किस चीज़ के लिए, एक अपॉइंटमेंट करने, मतलब क्वालिफिकेशन उसके पास कि जज का वो अपॉइंटमेंट हो सकता है। जैसे जैसे कि अगर आप देखते हो कि एग्जाम्पल, अगर आप लोग क्या बोलते हैं, अगर आपने शादी कर ली, ठीक है, तो आपके पास शादी का एक रीजन क्या है ना, आपके पास जॉब होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास मिनिमम शादी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एक जॉब होना चाहिए, है ना। इंसान का ये बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं क्या होता है। इंसान के देखो दो केस होते हैं, गर्ल्स की अगर हम बात करें या बॉयज की बात करें। अगर मान लो गर्ल्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, गर्ल्स अगर प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अगर गर्ल्स मान लो कि बॉयज अगर नहीं पढ़ेगा तो उसको क्या बोला जाता है, हम इसका क्या करेंगे, शादी करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर बॉयज को ये बोला अगर नहीं पढ़ेगा तो, नहीं सॉरी सॉरी, मिस्टेक, अगर बॉयज नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे या जॉब नहीं करेंगे तो इनको क्या बोलेगा, इनकी शादी नहीं की जाए, शादी नहीं करवाया जाएगा। इनको मतलब कि वही बेरोजगार से कौन ही शादी करेगा। दूसरा चीज अगर यहाँ पे अपोजिट होता है गर्ल्स में क्या होता है, अगर यहाँ पे ये चीज है तो इनको क्या बोलेगा, इनका जल्दी शादी करवा दो, कि अगर ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो इनको क्या बोलेगा, जल्दी इसका शादी करवा दो। इन केस में ये होता है कि ये पढ़ी लिखी ज्यादा मतलब एक तरीके से हो जाएगी तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट इंसान ये सोचेगा कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगी, इसलिए इनका क्या करो, शादी करवा दो। बॉयज में ऐसा क्या होता है, अगर वो बोलेगा कि नहीं हमको नहीं पढ़ना लिखना तो उसको क्या बोलेगा, इसका शादी ही नहीं करवाओ। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि अगर उन्होंने क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन सेट कर दिया, जिसमें अगर ये इस क्वालिफिकेशन में वो फिट बैठ रहा है तो क्या होगा, वो क्वालिफाइड है किस चीज के लिए, जज के लिए, ठीक है। फिर अगर हम इसी में चलते, क्या ओथ एंड अफर्मेशन तो सबको पता है क्या, अगर मान लो अगर हम ओथ एंड अफर्मेशन की बात करते हैं, ओथ एंड अगर हम एफर्मेशन की बात करते हैं तो देखो वहां पे अगर आपको ये पता हो जो ओथ एंड अफर्मेशन की बात है, तो एक पर्सन को जब अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंटमेंट करते हैं तो वो अगर मान लो कि क्या होता है, ऑफिस में एंटर करने से पहले वो क्या करता है, एक तरीके से एक ओथ एंड अफर्मेशन लेता है, किसके बिफोर, मतलब एक तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंट बिफोर द मतलब ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट कोई ऐसा है जो उनको अपॉइंटमेंट किया गया, तो उनका जो मतलब एक तरीके से एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ दायित्व होता है जो उनको क्या करता है, एक तरीके से शपथ लेने पे वो मतलब एक तरीके से कसम खाते हैं कि वो अगर मान लो कि कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उनके रिगार्डिंग वो ऑलवेज क्या करेंगे, अपने मतलब क्या कहते हैं श्रद्धा पूर्वक वो अपने लिए वहां पे काम करेंगे। वो कभी भी मतलब अपहोल्ड नहीं करेंगे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमारे भारत में। अगर तीसरे अगर यहाँ पे हम बात करते तो वो ये बोलेंगे कि वो अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करेंगे, वो अपना ड्यूटी को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल करेंगे। वो ड्यूटी को वो कभी भी वो उस ड्यूटी के खिलाफ क्या करेंगे, नहीं जाएंगे, कभी भी कोई गलत चीज नहीं करेंगे। जो उनके पास जो नॉलेज है वो पूरा प्रॉपर नॉलेज और अपना पूरा ड्यूटी क्या करेंगे, जिसके तहत अपने पास जो है वो एक तरीके से ऑलवेज एक तरीके से ये मतलब सच का साथ दिए, कहते हैं ना ऑलवेज मतलब खड़ा रहेंगे, सच के साथ वो खड़ा रहेंगे। तो ये सारा कुछ ओथ एंड अफर्मेशन वहां पे लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक तरीके से जो लॉ के रिगार्डिंग जो मतलब एक तरीके से जो फेथ है लोगों में वो ऑलवेज बरकरार वहां पे रहेगा। तो ये कुछ ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं, ये तो कॉमन सी चीज है सबको लेते हैं, जिसके रिगार्डिंग क्या होता है जो होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे चल पाता है। वरना क्या होगा, नहीं तो कोई अगर नहीं लेगा तो फिर वो दिक्कत ही है। नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें टेन्योर की, अगर हम बात करें, ठीक है, टेन्योर ऑफ जजेस की अगर हम बात करते हैं तो देखो टेन्योर ऑफ जजेस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो टेन्योर ऑफ जजेस का यहाँ पे बात करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अगर हम बात करते हैं नॉट फिक्स्ड, अगर हम यहाँ पे बात करें तो नॉट फिक्स्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे लेकिन ये बोला गया, कुछ ऐसा बोला गया कि इसमें ये बोला गया कि पहला अगर हम बात करते तो या तो वो मतलब वो एज अगर बात करें तो वो क्या करते हैं 65 ईयर तक वो क्या कर सकते हैं, वो रहेंगे बिना किसी क्वेश्चन के। वो अगर उनका या तो 65 ईयर पहले हो जाए, ठीक है, तो वो एक तरीके से वो 65 ईयर तक वहां पे वो रह सकते हैं। यहाँ पे ये बोला है कि ही होल्ड ऑफिस अंटिल हिज एज दैट हैज बीन एट द एज ऑफ द 65 ईयर, बिना किसी क्वेश्चन के वो क्या करते हैं, अपने 65 साल कंप्लीट होने तक वो क्या कर सकते हैं, वहां पे अपने ऑफिस को एंजॉयमेंट वहां पे कर सकते हैं। दूसरा अगर मान लो कि ये बोला जा रहा है वो क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं ऑफिस या मतलब पूरा का जो भी अगर उसका मन नहीं कर रहा है, नहीं करने का मन कर रहा है, उसको पूरा बर्डन आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, रिजाइन अपना जो लेटर है वो रिटन किसको, प्रेसिडेंट को वो लिख सकते हैं। एक मिनट, प्रेसिडेंट को वो लिख सकते हैं। तीसरा उनको क्या कर सकता है, ऑफिस में अगर वो कोई भी मतलब एक मिसबिहेव या कोई भी ऐसा चीज हो सकता है तो उसको क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के थ्रू उनको क्या किया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है। रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अगर बात करें यहाँ पे तो क्या, पार्लियामेंट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखो एक तरीके से जब ये चीज अगर हम बात करते हैं तो जो जजेस को रिमूव करते हैं वो भी एक प्रोसीजर होता है।
वो भी मैं अभी आगे आगे जैसे जैसे भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग ऐड ऑन करूंगा तो सब कुछ वहां पे मैं आपको कंप्लीट करूंगा। तो मैंने इसको क्वेश्चन के साथ ही पूरा भी, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पावर के रिगार्डिंग हो तो उसको समझा के मैं आगे पावर के बारे में कुछ समझाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं अभी थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे आपका क्लियर किया हूँ, जो अब मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे समझ आया होगा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे पावर की यहाँ पे बात की जाए तो पहले मैं पावर आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसके रिगार्डिंग में स्टेटमेंट में, अगर मैं स्टेटमेंट के रिगार्डिंग चलता हूँ तो मैं आपको पहले क्वेश्चन जो दिया उसको समझा देता हूँ। बोले इट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट और ऑर्डर, इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट इन इंडिया बट नॉट बाइंडिंग ऑन ट्रिब्यूनल्स। तीसरा बोला इट कैन ट्रांसफर अ केस और अपील पेंडिंग बिफोर वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। फोर्थ बोला इट कैन गिव द फाइनल वर्जन ऑफ टू द स्पिरिट एंड द कंटेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो चार स्टेटमेंट दिया गया, चारों स्टेटमेंट बोला करेक्ट कौन सा है। तो देखो अगर करेक्ट की मैं बात करूँ तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये एक तरीके से गलत है, अदरवाइज सारा का सारा यहाँ पे सही है। पहली चीज, अगर हम यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट, देखो सबसे पहले मैं देखो आपको पहले यही समझा देता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा आपको मैं एक तरीके से इसका पूरा पावर के कुछ जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर अब आपको मैंने बताया था क्या सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से क्या है, फेडरल कोर्ट है, और जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील की बात यहाँ पे की जाती है, और ये एक तरीके से क्या है गारंटर भी है। ये मैंने सारा चीज अभी आपको क्या, मैंने एक एक चीज मैं पीछे समझाया हूँ, इसलिए मैंने क्या क्वेश्चन लेके चलूंगा। तो ये क्या है एक तरीके से गारंटर भी किस चीज का, फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन का, फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये अगर मान लो इसका क्या होता है, ये फाइनल एक इंटरप्रेटर होता है, जो गार्जियन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है। ऊपर मतलब एक तरीके से जो भी चीज अगर आप समझ रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको पता सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यूमरसली पावर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि पहला बोला इट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट और द ऑर्डर। तो ये बोला जा रहा है कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये प्रीवियस क्या डिसीजन दिया वो एक तरीके से क्या होगा, वो किसके बिहाफ में, वो उसको क्या कर सकते हैं एक तरीके से सेल्फ करेक्ट भी कह सकते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट को बात करूं तो एक तरीके से क्या होता है, सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी भी की बात यहाँ पे ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पूरा आगे समझाता हूँ। नेक्स्ट जैसे इसी में अभी मैं बताऊं, क्योंकि देखो जब एक कोई केस आया था, अभी समझाऊंगा इसलिए मैंने ये चीज लिया। 1973 की अगर एक केस आया हुआ था, क्या केशवानंद भारती का केस था, जिसको एक तरीके केशवानंद भारती का हम बोल सकते हैं, केशवानंद भारती का केस था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिपार्टमेंट था, जो उन्होंने अपने प्रीवियस जजमेंट को एक तरीके से मतलब यहाँ पे बोला गया था कि उनको सेल्फ करेक्ट किया गया था। जो 1967 में एक तरीके से जो उन्होंने जो जजमेंट दिया था उनको उन्होंने सेल्फ करेक्ट किया था। 1973 की यहाँ पे बात की गई थी, जो कि केस था केशवानंद भारती की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये चीज आपको समझ आना है, तो वो एक सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है। तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या आपको बिल्कुल सही हो गया, मैं अभी आपके स्टेटमेंट को ही सही कर रहा हूँ। दूसरा स्टेटमेंट बोला क्या गया था, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोला गया था कि पहले की मतलब एक तरीके से क्या ना कि बाइंडिंग है, इट मतलब एक तरीके से जो लॉ मतलब ये बोला गया कि जो लॉ है ना वो सभी कोर्ट पे बाइंडिंग है, ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वहां पे उन्होंने क्या बोल दिया था कि एक ट्रिब्यूनल पे नहीं बाइंडिंग है, लेकिन ये गलत है। ये एक तरीके से इनका जो ऑर्डर है वो एक तरीके से इनफोर्सफुली होगा पूरे कंट्री में, एक तरीके से ये बात किया गया था। या वो कोई भी अथॉरिटी हो, सिविल का हो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वो सिविल अथॉरिटी की बात करता है या जुडिशरी की बात करता है, जुडिशियल की बात करता है, तो कंट्री में उस हर एक जगह ये बैंडिंग है, ये चीज पता होना चाहिए। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया था। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया था कि वो बिल्कुल सही, वो कोई भी केस को विड्रॉ कर सकते हैं, बोला है ना कि वो विड्रॉल विड्रॉ और ये डिस्पोज कर सकते हैं, वो खुद में वो ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी केस को, एक मतलब कोई भी अपील वगैरह जो पेंडिंग है तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में वो क्या कर सकते हैं, वो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही था। फोर्थ अगर स्टेटमेंट की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट बोला था कि वो एक तरीके से वो फाइनल वर्जन उसका जो डिसीजन का होता है वो जो स्प्लिट किया जाता है, प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की यहाँ पे बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा वो भी मतलब जो यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बिल्कुल फोर्थ स्टेटमेंट वहाँ पे बिल्कुल सही था। अगर आपको बात करें जो भी पावर वगैरह, ये एक अगर हम बात करते हैं जो भी पावर वगैरह की यहाँ पे अगर मैं कुछ और एड ऑन करूँ, तो ये जो पावर जो जुडिशियल जो सुपर इंडिपेंडेंस होता है, जो कंट्रोल करता है पूरे कोर्ट, सभी ट्रिब्यूनल, अगर हम बात करें सभी ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ठीक है ना, हर एक इंटायर मतलब या इंटायर मतलब वो पूरे के पूरे कंट्री में हर एक टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं,
अगर हम यहाँ पे बात करें हर एक टेरिटरी का, हमारे भारत के हर एक जगह पे वो क्या करता है, एक तरीके से ये सभी कोर्ट को कंट्रोल ओवर ये कर सकते हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है। तो आपको पता, देखो टेरिटरी एंड यूनियन में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो मैंने जो लेक्चर लिया हुआ पॉलिटी में, मैं कृपया आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जाएं उस पॉलिटी का जो लेक्चर है, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बाय लिखना, अगर बाय पॉलिटी या बाय सुमित ऐसे करके आप लिखोगे बाय सुमित सर, तो ये आ जाएगा। नहीं तो बाय पॉलिटी कंसेप्ट अगर आप जाओगे मेरे चैनल पे, वहाँ पे आप जाके लिख देखोगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का जो पॉलिटी का जो मतलब प्लेलिस्ट है, वहाँ पे एक तरीके से पूरे सीरीज में वहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि देखो मैंने एक डिफरेंस अभी मैं लिख के इसलिए समझा रहा हूँ कि मैंने एक डिफरेंस वहाँ पे समझा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि पीपीटी में डाल दिया, उसको पढ़ाने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं, बोलना तो मुझे वहाँ पे वैसे ही पड़ता है। यहाँ पे जैसे मैं समझा रहा था, समझाने के साथ साथ मैं जैसे लिखता हूँ ना, तो आपको ये चीज़ और अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए, ये मेरा सोचना है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक तरीके से ये नया इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो ये देखो कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो भी था, ये ओवरव्यू यहाँ पे खत्म, मतलब मैं एक तरीके से बोलूँ तो खत्म। लेकिन अभी मैं पावर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसके रिगार्डिंग, जो जुडिक्शन, जो अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन एंड द पावर की मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सपेंडेड वर्जन में समझाने का कोशिश करूंगा, और मैं आशा करूंगा कि आपको ये समझ आए। नहीं समझ आया तो आप क्या कहना, मुझसे एक बार आप पूछ सकते हो, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मैं पूरी तरीके से क्वेश्चन क्लियर करूंगा। तो देखो मैंने आपको ये चीज बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या था, सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से क्या है यहाँ पे फाइनल, जो मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा पावर रखते हैं। फाइनल जो पावर होता है वो जो जुडिशरी का, वो किसके हाथ में रहता है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, और जो कि बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही एक्सटेंसिव हो सकता है जुडिक्शन, और बहुत ज्यादा वास्ट पावर वो रखते हैं। तो उसी के तहत यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में क्या है, एक तरीके से अलग अलग जो पावर जो सुप्रीम कोर्ट में, उनको क्या किया गया, अलग अलग एक तरीके से क्लासीफाई में उनको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। जैसे मान लो कि पहले अगर हम बात करें तो क्या था, ओरिजिनल जुडिक्शन में, 1 मिनट, ओरिजिनल जुडिक्शन, मैं ये लिखूंगा तो थोड़ा आपको लगना चाहिए कि थोड़ा वेट करना। ओरिजिनल जुडिक्शन की बात करें। दूसरा अगर मैं बात करूं, और सबको मैं क्लियर करूंगा इसलिए, रेट्स जुडिक्शन। थर्ड अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, एपलेट जुडिक्शन। मैंने इसलिए क्या किया, पूरा मैं चाहता तो पीपीटी में डाल दूंगा। फोर्थ में यहाँ पे बात करूं तो क्या, एडवाइजरी जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन। पांचवा में यहाँ पे बात करूं तो क्या, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करूं। छठा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो छठा जो बोला मैंने वो बात करूं तो छठा यहाँ पे क्या हो जाए, एक तरीके से पावर ऑफ 6 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अभी मैंने पीछे भी जो जुडिशियल रिव्यू से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग मैंने बोला जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सेवंथ बात करूं, अदर, जो भी सारा का पावर इसमें क्या करो, इंक्लूड हो जाएगा। तो देखो मैं ये कुछ मैंने क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात की जरूर, जिससे क्या हो सकता है, अगर आप क्वेश्चंस वगैरह देखोगे तो आपको वो अच्छे तरीके से ये समझ आएगा। क्योंकि देखो आपको पता है कि जो पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो जुडिशियली पावर होता है, जो भी होता है, क्या कोई भी मैटर में यूनियन लिस्ट, ये हाँ एक क्वेश्चन अगर आपको ये पता होना चाहिए, ये जो जुडिशरी पावर जो होता है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे दिमाग में अभी एक बाइक आया, मुझे पता भी नहीं था ये चीज। चलो मतलब मैं बताते जो, अगर आपको यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में डाल देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशरी पावर जो होता है, और जो जुडिक्शन एंड जो उसका पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो किस, उनका जो भी रिस्पेक्ट ऑफ मैटर होता है वो किस में आता है, इन किस लिस्ट में आता है, वो यूनियन लिस्ट में आता है। ये चीज आपको प्लीज पता होना चाहिए। अभी मैं इसी में एक टॉपिक आपको ऐड ऑन करूंगा, मैं उसमें क्या है, 3 टाइप के लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड आपको पता होना चाहिए स्टेट लिस्ट, या जो भी आप इसको बोलते हो। ये मैंने आई थिंक पहले भी क्लियर किया, लेकिन मैं इसी में अभी आगे और आपको समझाऊंगा। ये टॉपिक मेरे माइंड में है, जो चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। तो अभी आपको ये अगर पूछा जाए कि जो जुडिक्शन पावर और जो जुडिक्शन एंड जो पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का, और उनके रिगार्डिंग कोई भी मैटर होता है, कौन से लिस्ट में आता है, वो यूनियन लिस्ट में आता है। तो चलो बैक टू आवर, मतलब हमारे जो जुडिक्शन एंड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये अभी मैंने आपको समझा दिया कि कौन से लिस्ट में आता है। ये इंपॉर्टेंट था यार, मैं भूल गया था बताना, लेकिन अभी भूला भी कहाँ था, ये आगे कहीं ना कहीं मैं बता ही देता, लेकिन दिमाग में आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वो यूनियन लिस्ट में। इसके रिगार्डिंग मैं अभी एक टॉपिक लूंगा, अभी इसी में लूंगा, जो मतलब कौन कितने टाइप के लिस्ट होते हैं, कैसे हमको पता है कौन कौन सा लिस्ट कहाँ पे होता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन की यहाँ पे बात की जाए। अगर मैं ओरिजिनल जुडिक्शन की बात करूँ तो देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट जो भी ओरिजिनल जुडिक्शन की अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से क्या है ना,
जो हमारे इंडियन फेडरलिज्म में क्या होता है, बहुत ऐसे डिस्प्यूट होते हैं, जैसे मतलब उनके रिगार्डिंग वो क्या करता है, उसमें उनका जुडिक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसी के रिगार्डिंग, तो ये जो ओरिजिनल जुडिक्शन की हम बात करते हैं, अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जिसपे ये लोग क्या करते हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उनका उनको मतलब एक तरीके से अपना मतलब कह सकते हैं एक लैंग्वेज में कि अपना डिसीजन देना जरूरी होता है। जैसे कि मान लो पहला अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या सेंटर और किसी एक से ज्यादा स्टेट के मैटर में, अगर मान लो सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स, अगर मान लो हमारा सेंटर है और जैसे मान लो दिल्ली हो गया, या मान लो जैसे कर्नाटक हो गया, या मान लो जैसे तमिलनाडु हो गया, यूपी हो गया, अगर ऐसे स्टेट के बीच में अगर कोई मैटर आता है तो ऑन दैट टाइम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन वहां पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे मान लो दूसरा अगर मान लो कोई भी चीज है, दूसरा अगर मान लो सेंटर हो गया, कोई भी स्टेट हो गया, एंड कोई भी स्टेट या कोई भी एक साइड मतलब एक से ज्यादा स्टेट होता है और कोई भी मैटर होता है, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया जा रहा है। अगर मान लो दूसरा क्या हो गया, बिटवीन दो और दो से ज्यादा, अगर मान लो कि मैं बोलो टू और मोर देन टू स्टेट की अगर यहाँ पे बात करते हैं, टू और मोर स्टेट के बीच में अगर कोई मैटर आता है, जैसे आपने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कावड़ी वगैरह का कावेरी रिवर के बारे में आपने देखा डिस्प्यूट हमेशा रहता है, जो किसमें तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, पौंडीचेरी हो गया एंड कर्नाटक हो गया, इनके बिहाफ में क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ये कावेरी रिवर का जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमेशा रहता है। तो उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी बात होता है तो ऑन दैट टाइम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन वहां पे देना पड़ता है। क्योंकि देखो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुडिक्शन होता है वो एक तरीके से ना पक्षपात नहीं रहेगा, वो सबको लेके चलता है वहां पे। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब किसी एक स्टेट के बारे में पूरा दे देगा, एक सेंटर के बारे में, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे अभी बहुत ऐसा केस देखा, जैसे मान लो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दिया, जैसे कि अभी अभी आपके पास लेटेस्ट आपके पास एग्जांपल था इलेक्टोरल बॉन्ड को, वो तो सेंटर के अंदर था, लेकिन उन्होंने पूरा मतलब एक तरीके से पूरा एक पक्षपात नहीं रखते हुए एक फाइनल और एक अच्छा डिसीजन दिया, अगर जो उनको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उन्होंने एक पूरा तरीके से अच्छा तरीके से उनको क्या किया, एक तरीके से टेक ओवर किया। तो ये एक ओरिजिनल जुडिक्शन में वहां पे आता है। जैसे कोई भी एक तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, अगर यहाँ पे नोटिस करें, कुछ और बात करें, जैसे कोई भी मैटर हो गया, जैसे फाइनेंस कमीशन से रिगार्डिंग अगर मान लो मैं बात करूँ, फाइनेंस कमीशन से रिगार्डिंग अगर कोई मैटर होता है उस पर ओरिजिनल जुडिक्शन की बात करते हैं। जैसे मान लो कोई भी पेंशन वगैरह, जैसे एक्सपेंसेस और जो पेंशन वगैरह होता है, किसमें सेंटर एंड स्टेट के बीच की अगर हम बात करें, सेंटर एंड स्टेट के बीच की बात करें, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया जा रहा है। अगर नेक्स्ट यहाँ पे अगर और हम बात करते हैं, जैसे ऑर्डिनरी डिस्प्यूट होगा, कॉमन, जैसे अभी मतलब कॉमर्शियल डिस्प्यूट वगैरह की बात करते हैं, उनके रिगार्डिंग बात करें, जैसे कोई भी डैमेज वगैरह होता है, रिकवरी वगैरह की अगर हम बात करें, रिकवरी होता है, या कोई भी रिकवरी ऑफ द जो भी एक स्टेट अगेंस्ट सेंटर के रिगार्डिंग बात करता है, तो उस समय भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपना मतलब एक तरीके से ओरिजिनल जुडिक्शन की यहाँ पे बात की जाती है। फिर अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे मतलब कोई भी ट्रीटी वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह, किसी चीज से रिगार्डिंग बात अगर हम करते हैं, तो उस समय क्या होता है, ओरिजिनल जुडिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पे ये मायने मतलब इंपॉर्टेंट रखता है, सीधी सी बात है। तो इन सभी चीजों को यहाँ पे देखते हुए क्या होता है, जो हर एक फैक्ट एंड फिगर को रिगार्डिंग काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो भी एक तरीके से जो होता है, उन पे ये क्या करते हैं, अपना फाइनल डिसीजन ओरिजिनल जुडिक्शन वहां पे देते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक तरीके से एक ओवरव्यू यहाँ पे आपको दिया, पहले जैसे ओरिजिनल जुडिक्शन की रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने आपको समझाया। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पे समझ। तो देखो फर्स्ट में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या है, रेट्स जुडिक्शन। ठीक है, देखो रेट्स जुडिक्शन में आपको ये समझ आना चाहिए क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से क्या है, गारंटर के तौर पे काम करता है। तो आपको ये चीज पता हो, जब गारंटर के तौर पे काम करता है तो जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, उसके कुछ पावर है, जो कुछ पावर इशू, जैसे उनको मतलब एक तरीके से कुछ पावर उनको इशू किया गया किसके, रेट्स से रिगार्डिंग। ठीक है, तो उस पावर में उसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो सबसे पहला अगर बात करें तो क्या था, हैवे कॉर्पस। हैवे कॉर्पस, देखो हैवे कॉर्पस का क्या मतलब होता है ये समझे। इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। ओके, इसका मतलब क्या हो कि ये कह रहा है कि कोई अगर मतलब पर्पस क्या है इस इशू का, इसका पर्पस क्या है कि आपको क्या है कि कोई भी पर्सन, टू रिलीज अ पर्सन हु हैज डिटेन अनलॉफुल, अगर या वो मान लो कि अगर वो एक तरीके से क्या है, उसको ये कहने का मतलब अगर वो 1 मिनट डिटेल अनलॉफुल्ली, अनलॉफुल्ली, ठीक है,
तो यहाँ पे ये बोला जाए कि जो एक कोई पर्सन है उसको डिटेल मतलब एक तरीके से क्या है ना, उसको अगर मान लो उसको रिलीज करना उस पर्सन को जिसको मतलब एक तरीके से अनलॉफुल से रिगार्डिंग मतलब उसको डिटेन किया या वो मतलब वेदर इन द प्रिजन और इन द प्राइवेट कस्टडी, ठीक है। ये होता है कॉर्पस का मतलब। सेकेंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंडोमस की बात यहाँ पे किया है। क्या है मैंडोमस। मैंडोमस मैंडोमस का मतलब होता है कमांड, मतलब वी कमांड ऐसा कुछ बोल सकते, जो कि मतलब सिक्योर करता है। जैसे कोई भी परफॉर्मेंस वगैरह होता है, जैसे जो परफॉर्मेंस या कोई भी पब्लिक ड्यूटी वगैरह जो मतलब उसको क्या, जैसे लोअर हाउस हो गया या ट्रिब्यूनल हो गया या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी में जो मतलब कोई भी मतलब परफॉर्मेंस को मतलब परफॉर्मेंस किया गया, कोई भी काम वगैरह वहां पे क्या होता है उसको क्या करेगा, वो सिक्योर करने का वहां पे काम किया जाएगा। तीसरा अगर हम यहाँ पे बात करते, तीसरा अगर हम बात करते क्या, सेट्ररी का मतलब क्या होगा, टू बी सर्टिफाइड। मतलब एक तरीके से सेट्ररी का मतलब सीधा सा यहाँ पे बात होगा वो सर्टिफाइड है, मतलब वो एक तरीके से जो भी वो बोला गया कि वो क्या बिल्कुल वो मतलब एक तरीके से नियम कानून का मतलब कोई भी ऑर्डर जो भी और मतलब पास किया गया, कोई भी ऑर्डर वगैरह मान लो कि पास किया गया कि कोई भी इंफीरियर कोर्ट वगैरह वो जैसे ट्रिब्यूनल वगैरह से रिगार्डिंग या कोई क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के रिगार्डिंग, तो वो क्या एक तरीके से क्या है वो सर्टिफाइड ऑर्डर है, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। चौथा अगर यहाँ पे हम बात करते हैं मैंडमस का प्रोविटेशन, ठीक है ना। प्रोविटेशन क्या पे हम बात किया जा रहा है, प्रोविटेशन। पहले मैं यहाँ पे आपको मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रोविटेशन का मतलब क्या होगा कि जैसे ये प्रोविट करेगा कोई भी इंफीरियर कोर्ट वगैरह, जैसे मतलब कोई कंटिन्यूटिंग मतलब कोई भी प्रिजाइडिंग जो मतलब एक तरीके से कोई भी प्रिजाइडिंग के रिगार्डिंग मतलब कोई भी पार्टिकुलर केस वगैरह, ठीक है। तो उस पर मतलब एक तरीके से बोला जा रहा है कि अगर वो मान लो या तो वो ट्रायल में है, पहली चीज अगर वो मान लो इन सपोज वो ट्रायल में है, या दूसरा अगर मान लो उस पर कोई जुडिक्शन अभी तक नहीं हुआ तो उनको प्रोविट किया जाएगा, ठीक है। पांचवा लास्ट होता क्या, क्वाई वारेंटो, ठीक है। क्वाई वारेंटो का मतलब क्या है कि उसका क्या अथॉरिटी है, मतलब व्हाट इज योर, उसमें आपका क्या अथॉरिटी वगैरह है। तो यहाँ पे यही बोला था, तो आपको क्या कर सकते हो, रिस्ट्रेन कर सकते हो कोई भी पर्सन, मतलब मान लो कि पर्सन फ्रॉम होल्डिंग मतलब पब्लिक ऑफिस, वो मान लो अगर मान लो विच ही इज नॉट इंटाइटल। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उसका जो मतलब एक तरीके रिस्ट्रेन किया जाएगा कोई भी पर्सन को, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखो ये 5 टाइप के मतलब इशू जो रेट्स इशू मतलब यहाँ पे किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया क्या क्या पर्पस यहाँ पे होता है। लेकिन इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करता है, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की मैंने बात की, यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ये जो रिट्स जुडिक्शन है उसकी अगर हम यहाँ पे आपको बात करें तो इस पे क्या है ना, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है ना, दोनों मतलब हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट, दोनों अपना अपना मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों के पास कुछ रिट्स जुडिक्शन के पावर है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के पास में तो क्या है ना, पांचों के मतलब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये पांचों जो इशू होते हैं रिट्स जुडिक्शन वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। लेकिन अगर मान लो हाँ पूछा जाए कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत ये बात किया जा रहा है। फिर अगर मान लो हाई कोर्ट की यहाँ पे बात किया जाए तो हाई कोर्ट के कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 की यहाँ पे बात की जा रही है। आपको ये चीज समझना चाहिए। तो पहली चीज, अगर दूसरा चीज अगर आपसे ये पूछा जाए कि मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि कौन सा ऐसा जो मतलब कौन सा ऐसा रिट्स है जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट के हाथ में नहीं हो सकता, कि ऐसा कुछ रिट्स हो जो हाई कोर्ट के हाथ में ना हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ हाई कोर्ट के हाथ में ही हो। तो ये चीज आप बता सकते हो कि कौन सा रिट्स जुडिक्शन है जो हाई कोर्ट के हाथ में नहीं है। तो देखो आर्टिकल 226 के तहत अगर आपसे हम पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि कौन सा इशू है जो हाई कोर्ट वगैरह ने मतलब इन 5 में से या कुछ ऐसा है जो हाई कोर्ट नहीं दे सकता है। क्योंकि देखो आपको मैं ये क्वेश्चन है आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, या पांचों देता हाई कोर्ट, ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा। आर्टिकल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया 226 से। एंड नाउ नेक्स्ट इसमें ये होता है ना कि आपको ये समझना जो सुप्रीम कोर्ट के जो इशू, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द राइट्स, ठीक है, राइट्स ओनली इन्फोर्समेंट फंडामेंटल है, लेकिन और कोई एंड नॉट फॉर अदर पर्पस। ये फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस राइट्स को इशू कर सकता है। अभी मैं वही चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ऑन दी, अगर हाई कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट अगर मान लो ये सिर्फ और नॉट ओनली फॉर इन्फोर्समेंट टू द फंडामेंटल राइट, बट ये अदर पर्पस के लिए भी हाई कोर्ट क्या कर सकता है, इसको इशू कर सकता है। तो मतलब अगर हम इस दोनों स्टेटमेंट को अगर हम मतलब कंपेरिजन डालें तो इसका मतलब क्या होगा कि हाई कोर्ट हैव द हायर पावर एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट रिट्स जुडिक्शन, ठीक है ना। ये चीज आई थिंक आपको समझ आना चाहिए, जो चीज मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश किया हूँ। इसलिए इसका मतलब यही हुआ कि रिट्स जुडिक्शन जो हाई कोर्ट के पास है वो वाइडर है देन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, जो कि मेरे अनुसार से यहाँ पे रिट्स जुडिक्शन का मैं यहाँ पे जो चीज मुझे समझ आया मैंने आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर कर दिया। नेक्स्ट अगर हम थर्ड की यहाँ पे बात करते हैं तो देखो थर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं
तो थर्ड में अगर हम यहाँ पे बात करें तो एपलेट जुडिक्शन है। अभी मैंने आपको बताया एपलेट जुडिक्शन की, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एपलेट जुडिक्शन मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से क्या होता है, प्राइमरी सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से क्या ना, आपको पता है कि एक तरीके से प्राइमरी एक तरीके से ये कोर्ट जो अपील वगैरह, जो हियरिंग वगैरह, जो भी जजमेंट वगैरह जैसे लोअर हाउस में वगैरह में, लोअर कोर्ट में जैसे देता है, तो उनको ये क्या करता है, सुनने का यहाँ पे क्या करता है। आपने सुना होगा ना कि जैसे मान लो लोअर केस में वो हार जाते, मूवी में देखते हो तो क्या बोलते हैं, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर हाई कोर्ट में वो हार जाए तो क्या बोलते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो उन सभी काम का क्या होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट इनको सुनने का काम करता है। तो आपको ये पता है उन्हीं के रिगार्डिंग उन सभी वाइडर जो एपलेट्स को मतलब जुडिक्शन को जो क्लासिफाई किया गया, टोटल 4 हेड में क्लासिफाई किया गया, टोटल 4 हेड्स में, ठीक है। आपको ये पता है कौन कौन, पहला क्या है, जो अपील अगर मान लो कोई एपलेट है, अपील कोई भी अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें कोई भी सिविल मैटर से रिलेटेड है। तीसरा अगर हम यहाँ पे बात करते तो क्या, क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड, जो अपील वगैरह जो ये अपील है, मतलब अपील आगे लगा लो, क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड। चौथा अगर यहाँ पे हम बात करते हैं जो कोई भी स्पेशल लीव वगैरह या कोई भी जैसे मतलब बोलते हैं ना कि इसको छुट्टी चाहिए या कोई भी ऐसा चीज है जो जिसको मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब जिसको मान लो कि दे दिया गया कि हाँ मतलब ये जेल में ही रहेगा ऐसा कुछ, लेकिन उसको क्या अपील स्पेशल लीव वगैरह चाहिए कि ना हमको ये चीज करना। जैसे आपने देखा होगा मूवी वगैरह, जब संजय दत्त को जेल हुआ तो उस समय क्या था, संजय दत्त की मूवी की शूटिंग हो रही थी। तो जब संजय दत्त की मूवी की जो शूटिंग हो रहा था तो उस समय बोला गया था संजय दत्त को एक स्पेशल लीव पे वहां पे छोड़ा गया था, ठीक है। तो देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर तो आपको पता चल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में सुप्रीम कोर्ट अपना पूरा जी जान से बात करता है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कुछ भी हो तो उसमें क्या करता है, एक तरीके से पूरा ब्रॉड क्लासीफाई या हर एक चीज को वहां पे क्या करता है, वो पूरा मतलब एक क्लासिफिकेशन, एक एक चीज का क्वेश्चन वगैरह रिगार्डिंग, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे गलत डिसीजन हम नहीं दे सकते, ठीक है ना। वो सारा क्वेश्चन हर एक मतलब चारों तरफ पूरे पहलू को पढ़ते हुए क्या करता है, उस मैटर को क्या करता है, वो उस मैटर पे क्या करता है, वो डिसीजन देता है। क्योंकि उनको मतलब एक तरीके डिसीजन देने में उनको समय लगेगा, लेकिन वो रॉन्ग डिसीजन कभी भी नहीं देंगे, वो कभी भी नहीं देंगे वहां पे। तो इसलिए वो क्या इट विल मतलब जो मैटर होता है उनको क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट टाइम टेकिंग होता है, लेकिन वो पूरा परफेक्ट एंड एक तरीके से, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जो बहुत ज्यादा मतलब एक सेंसिटिव मैटर वहां पे हो जाता है। तो इसी चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया जा रहा है। सेकंड अगर हम बात करें सिविल मैटर, तो आपको पता है सिविल मैटर के रिगार्डिंग क्या होता है। सिविल मैटर अगर हम बात करें तो कोई भी अपील अगर आता है, जैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम एनी कोई भी जजमेंट से, जैसे हाई कोर्ट वगैरह से जजमेंट होगा, तो अगर मान लो इफ हाई कोर्ट क्लैरिफाई करता है या सर्टिफाई करता है, अगर मान लो और वो सर्टिफाई करता है अगर हाई कोर्ट, ठीक है, तो हाई कोर्ट जैसे सर्टिफाई किया उस केस को, तो उस केस पे जो भी जनरल क्वेश्चन वगैरह जो इंपॉर्टेंस वगैरह होता है, वो डिसीजन क्या करता है, जो क्वेश्चन की अगर जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करेगा, डिसीजन वहां पे देगा, ठीक है ना। या अगर मान लो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ओरिजिनली अगर मान लो सिविल केस वगैरह जो इन्वॉल्व होता है, जैसे बोला जा रहा है कि पहले ये बोला जाता है 20,000 की यहाँ पे बात, उससे मैटर या उसके ऊपर मान लो अगर कोई भी बात है तो वो मान लो सुप्रीम कोर्ट में, तो उस अपील को क्या कहते हैं, बिफोर सुप्रीम कोर्ट उसको सेटल करने की बात की जाती थी। लेकिन उसके उस लिमिट को क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया गया। कब, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन अगर आपको ये पता होना चाहिए कब ये लिमिट को रिमूव करके, तो ये लिमिट को जब रिमूव किया गया तो उस समय क्या होता है, आई थिंक 30 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, जो 1972 में ये किया गया था। उस लिमिट को क्या कर दिया गया, वो रिमूव कर दिया गया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जैसे क्रिमिनल मैटर, आपको पता है क्रिमिनल मैटर के बाद मतलब क्या होता है। क्रिमिनल मैटर अगर हम बात करें तो क्रिमिनल मैटर में भी क्या कर सकता है उस चीज में, जैसे मान लो कि उनको मतलब कोई भी केस वगैरह है, कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर मान लो उसको डेथ पेनल्टी वगैरह या कोई भी ऐसा चीज दे दिया गया जो सर्टिफाइड फिट कर हो पा रहा है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो उसको वो क्या करेगा, एक तरीके से देखेगा उस पर क्या कैसे है, क्या मैटर है, हर एक चीज को वो हर एक पहलू को देखते हुए वहां पे उस पर रिगार्डिंग बात करेगा, ठीक है। लास्ट होता है क्या, अपील, मतलब एक तरीके से क्या अपील फॉर बाय स्पेशल लीव। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ऑथराइज ग्रांट कर सकता है उसको, मतलब स्पेशल लीव। अगर मान लो कोई भी मैटर जो पास होता है हर एक किसी भी कोर्ट पे या किसी भी ट्रिब्यूनल में कंट्री में, तो एक्सेप्ट मतलब कोई भी जैसे मतलब ये पूछा जाए कि सभी में नहीं, तो एक्सेप्ट किसमें, मिलिट्री की यहाँ पे बात की जा रही, एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो उसके रिगार्डिंग ये नहीं होता, लेकिन ये प्रोविजन कंटेन करता है कुछ ऐसे सर्टिफाइड, जैसे कुछ ऐसे मतलब एस्पेक्ट में, जैसे कि अगर मान लो हम लेते हैं कि ये एक तरीके से क्या मतलब डिस्क्रिमिनेटरी पावर होगा,
तो इसको क्या करेगा वो, कोई भी मतलब इट कैन नॉट बी क्लेम्ड, मतलब कोई भी एज ए मैटर ऑफ राइट्स, इसको क्या करेगा एक तरीके से मैटर ऑफ राइट्स करेगा, नहीं उसको क्लेम नहीं किया जा सकता। अगर मान लो कि इट कैन बी ग्रांट इन एनी जजमेंट वेदर द फाइनल और इंटरलोकेटरी, अगर यहाँ पे ये बात कहती है, अगर फोर्थ थर्ड की बात करते हैं कि अगर कोई भी मैटर हो, कोई भी रिगार्डिंग जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल की बात की जाती है, सिविल की बात की जा रही है, या मतलब इनकम टैक्स की बात की जा रही है, या लेबर रिवेन्यू की यहाँ पे बात की जा रही है, या रिवेन्यू की बात की जाए, एडवोकेट वगैरह की बात की, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया जा रहा है। नेक्स्ट, अगर तो ये कुछ एपलेट जुडिक्शन वगैरह होता है, जो चीज़ आपको क्या है समझ आना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो यार देखो, एक बार मुझे भी मोटिवेशन के लिए कुछ सोच तो चाहिए, तो आप प्लीज़ क्या करो, एक लाइक तो बनता ही बनता है इस पर। तो हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसके बाद जो दोस्त, अभी तक हमने 3 जुडिक्शन पढ़े, अभी टोटल 4 जुडिक्शन और बचे हुए, तो वो अभी हम लोग क्या है आगे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे, और उसी में क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन टू सेफगार्ड, 1 मिनट, टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंसी एंड इम्पार्शियल फंक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट। इसमें अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पे बात की जाए कि इसके सेफगार्ड क्या क्या है, या जो भी मतलब इनके ये कहने का मतलब है ना कि जो कुछ ना कुछ तो हाई कोर्ट का जो फंक्शन होगा, जो जैसे मैंने भी पीछे बताया, पीछे जो मैंने आपको समझाया, तो उसी चीज से रिगार्डिंग यहाँ पे क्या ना आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या ना सबसे पहले चलते, क्या बोला जा रहा है कि देयर सैलरी, अरे यार ये हाथ चलता क्यों है इस पे, 1 मिनट, पहला बोला है देयर द सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेज ऑफ ए हाई कोर्ट आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द प्रेसिडेंट। अब एक चीज बताओ, इसमें बोल दिया कि बाय द प्रेसिडेंट, बट अभी ये कैसे पॉसिबल है। अभी हम थोड़ा सा आपको इसमें समझाने की कोशिश करें कि जैसे इंडिपेंडेंसी ऑफ अगर हाई कोर्ट की बात करें तो आपको पता है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि इसके जो कुछ ड्यूटी वगैरह होते हैं जो इनको असाइन किया जाता है, ठीक है, मतलब कोई ड्यूटी वगैरह, तो इनके उस ड्यूटी पे इनको क्या करना, पूरी अच्छी तरीके से वर्क करना। तो इस वर्क के लिए इनको क्या करता है, एक तरीके से इंडिपेंडेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वो जब, क्योंकि देखो अगर कोई भी प्रेशर या कोई भी बीच में काम करने का कोई मतलब इंटरफेरेंस वगैरह आएगा, तो क्या करे वो अच्छे तरीके से वर्क वहां पे नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है ना इन सभी चीजों को देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कुछ फेवर, मतलब विदाउट किसी भी डर या कोई भी मतलब उस चीज के लिए इनके लिए कुछ जस्टिस वगैरह प्रोवाइड किया गया। उसमें बोला गया क्या कि पहला इसमें बोला गया कुछ, तो मैं सबसे पहला क्या बोला कि फिक्स्ड रहेगा इनका सर्विस, ठीक है, फिक्स सर्विस, सर्विस कंडीशन एंड द सैलरी अलाउंसेस, सैलरी होता है या अलाउंसेस हो गया, वो सारा का सारा यहाँ पे जो फिक्स, जो लीव हो गया या पेंशन हो गया जज ऑफ द हाई कोर्ट का, वो क्या करेगा टाइम टू टाइम डिटरमाइन कर। जो फिक्स्ड की बात यहाँ पे कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट की यहाँ पे बात की ना कि प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। तो इनसे इस चीज को बस समझना है यहाँ पे, ठीक है। बट इसके जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह या कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी, उनकी यहाँ पे कोई बात नहीं की, वो चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि जो भी कंडीशन हो गया, जो सर्विस वगैरह जो जज वगैरह का होता है, वो सारा का सारा सेम रहता है, रिमेन सभी के सभी टर्म में उनको वो जो मतलब एक कंडीशन हो गया सर्विस का, वो जजेज वगैरह का, वो हाई कोर्ट का वो क्या रिमेन सभी जो उनका टर्म होता है ऑफिस का, उसमें वो क्या करे ऑलवेज सेम रहता है। तो कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट। Second बोला जाए सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द सेंटर दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द एयर सेंटर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो जो भी एक्सपेंसेस की यहाँ पे बात की जाए, अगर हम सेकंड यहाँ पे बात करें, जैसे जो भी एक्सपेंसेस होता है, जो भी चार्ज होता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो भी होता है, कंसोलिडेटेड फंड जो सैलरी वगैरह हो गया या अलाउंसेस होता है जज वगैरह का, या जैसे मतलब सैलरी अलाउंसेस जो पेंशन वगैरह जो स्टाफ वगैरह का, वो सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव होता है कोई भी हाई कोर्ट का, ये एक बोला गया कि कंसोलिडेटेड फंड, अगर हाई कोर्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मिनट, अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो वो क्या होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की यहाँ पे से निकाला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने अगर यहाँ पे ये चीज बोला जाता तो वहां पे ये मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द हाई कोर्ट स्टेट की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर लेकिन यहाँ पे ये नोटेड किया जो पेंशन ऑफ जैसे हाई कोर्ट वगैरह का जो चार्ज होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। 1 मिनट, यहाँ पे नहीं लिखा था, हाँ, जैसे पेंशन वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो पेंशनर जो भी चीज आता है तो वो कहाँ से है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, नॉट फॉर द स्टेट, नॉट फॉर द स्टेट, यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब जो सेंटर की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे जैसे सैलरी अलाउंसेस वगैरह की बात की गई थी तो वो कहाँ से आता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से बात की थी। माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन पेंशन कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड सेकेंड भी यहाँ पे क्या गलत हो गया। थर्ड यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि द रिटायरमेंट, 1 मिनट,
the retired permanent judge of the high court are prohibited from pleading या acting in the any court except the supreme court and the other court. देखो आपको एक चीज समझ आना चाहिए, जैसे अगर मान लो आप रिटायर करेंगे, ठीक है, तो जज उसमें क्या है, जज उस पर क्या कोई भी जो कंडक्ट ऑफ जज होता है वो उस पर डिस्कस नहीं करता है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट या कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर में इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द जजेस, कोई भी हाई कोर्ट वगैरह का या उनका कोई भी डिस्चार्ज वगैरह, जैसे कोई भी ड्यूटी वगैरह की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे यही चीज बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको ये भी यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जैसे अगर हम यहाँ पे थोड़ा बैन वगैरह की हम बात करें, जैसे बैन या कोई भी प्रैक्टिस वगैरह, अभी मैंने यह पहला आपको क्या बताया कि जैसे मतलब जो कंडक्ट ऑफ द जज उनको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज मैंने बताया। लेकिन अगर मान लो बैन वगैरह की अगर हम बात करते हैं, इसी में अगर हम बोल दें 1 मिनट, बैन ऑफ ऑन प्रैक्टिस की बात करें हम, ठीक है, बैन ऑन प्रैक्टिस की यहाँ पे बात करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये जो आफ्टर जो रिटायर्ड परमानेंट जज होते हैं हाई कोर्ट का, इनको प्रोहिबिट किया जाता है क्या, जैसे कोई भी एक्टिंग मतलब कोई भी जज में या अपना काम वगैरह करने के लिए नहीं जा सकते, एक्सेप्ट अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट, क्योंकि ये क्या है ना, एक तरीके से क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनमें जाके ये काम कर सकते हैं, लेकिन अदर देन दैट किसी और कोर्ट में क्या कर सकते, वर्क नहीं कर सकते, किसी को ये दे डू नॉट फेवर की यहाँ पे बात की, डोंट फेवर, कोई भी कोर्ट वगैरह पे ये क्या कर सकते हैं, फेवर नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट दैट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, ये स्टेटमेंट सिर्फ सही है, ये दोनों क्या होगा, गलत हो गया। जैसे पावर हो गया या पनिशमेंट अगर हम बात करते हैं फॉर द इट्स कंटेम्प्ट, अगर कोई भी हाई कोर्ट अगर मान लो एक हाई कोर्ट कैन पावर, एक हाई कोर्ट कैन अगर बात करते हैं, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है किसी भी पर्सन को फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ये याद रख लेना, दे कैन पनिश फॉर एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ठीक है ना, कोई भी एक्शन या डिसीजन उसको क्या क्रिटिसाइज या उसको अपोज उसके मतलब कोई भी बॉडी नहीं कर सकता, इनके पास जो पावर होता है वो हाई होता है अथॉरिटी में, या डिग्निटी या ऑनर इनकी बात यहाँ की जा रही है तो वो हायर होता है, ठीक है। तो अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी थोड़ा मैं इसी के साथ साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बीच में खाली पढ़ाता रहूंगा तो फिर मजा किरकिरा जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ सी हो गया, तो आंसर क्या हो गया, डी। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कंसिडरेशन द मतलब एक तरीके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डिटेल प्रोविजन विद रिगार्ड टू द जुडिक्शन एंड द पावर ऑफ हाई कोर्ट, पहला। दूसरा बोला जाए ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज द जुडिक्शन एंड द पावर ऑफ हाई कोर्ट। देखो सबसे पहली बात ये समझ लेना, पूछा जा रहा है करेक्ट, आपको मैं एक चीज समझा दूं, पार्लियामेंट में इतना पावर तो नहीं हो सकता कि वो जुडिक्शन जो पावर होता है हाई कोर्ट का वो चेंज कर सकता, पहली चीज। सिर्फ पार्लियामेंट, सॉरी नॉट इट्स माय मिस्टेक, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं हो सकता, ओनली लिखा ना। तो देखो लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, 1 मिनट, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट के पास भी मतलब एक तरीके से दे हैव जो विजिटेड पावर होता है, क्वाइट मतलब एक तरीके से एक्सपेंसिव और इफेक्टिव पावर होता है, क्योंकि ये भी एक तरीके से क्या ना, अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट अगर सेंटर में हायर अथॉरिटी है, ठीक है, तो हाई कोर्ट भी तो एक तरीके से स्टेट में बात कर सकती है, क्या कर सकता है, स्टेट में हायर अपील, ये एक तरीके से स्टेट में ये हायर कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट कह सकते हैं या हायर कोर्ट, या हम बोल दे हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है। तो ये बोला जाता है ये भी क्या कर सकता है, कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है सिटीजन के फंडामेंटल राइट को। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है, जो पावर एक तरीके से बोला जा रहा है, जो पावर एक तरीके से टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोला इट हैज द सुपरवाइजरी एंड द कंसल्टेटिव रोल्स है, एक तरीके से ये समझना। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज समझना, अगर हम यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये कंटेन नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन डिटेल प्रोविजन विद रिगार्ड टू द जुडिक्शन एंड द पावर ऑफ हायर कोर्ट, ये समझना कि ये एक तरीके से क्या है ना, आपको ये समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मैंने पढ़ाया था क्या था, आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग वहां पे बात किया जा रहा है, तो ये एक तरीके से, लेकिन एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से ये ऐड करके दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव हायर कोर्ट जुडिक्शन ओवर द रेवेन्यू मैटर, जो कि वो मतलब एक तरीके से सिर्फ हायर कोर्ट का जुडिक्शन में जो बोला गया था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू मैटर की बात की जा रही है, एक चीज समझना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू मैटर। आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर ये चेंज होकर आ सकता है, किसके रिगार्डिंग है, ये रेवेन्यू मैटर के रिगार्डिंग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बताया गया। नेक्स्ट बोला ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज, अभी मैंने बताया कि ना ओनली पार्लियामेंट कैन नहीं चेंज, सॉरी ओनली पार्लियामेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये समझना कि ये पार्लियामेंट में नहीं, सीधा बोला गया, तो पार्लियामेंट एंड हाई पावर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर,
स्टेट लेजिस्लेचर, दे हैव द पावर टू चेंज द जुडिक्शन एंड द पावर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए। और ये चीजें अगर आपसे कोई रिट्स जुडिक्शन की भी बात करें तो मैंने आपको ये पहले क्लियर किया हुआ है। अगर उसमें कोई इशू हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसी के अनुसार अगर पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है तो अपने पास आंसर क्या हो गया, डी, करेक्ट पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा किसके जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन ऑफ, किसके रिगार्डिंग है, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट और द एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दैट कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। अगर वो बोला जा रहा है कि अगर हम किस किस ग्राउंड के बेसिस पे उसको हम क्या कर सकते हैं, वैलिड जो लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, उसको हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं, जिसे अभी मैंने समझाया उसी के रिगार्डिंग। तो देखो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से कहाँ पे आ जाता है, अगर ये अगर चैलेंज की बात करता है तो ये एक तरीके से क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू की बात की जा रही है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपके पास पावर है। जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से क्या होता है कि ये पावर होता है कि क्या कर सकते हैं, कोई भी जुडिशरी है जैसे मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशनली उसको हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास पावर या जुडिक्शन के पास ये पावर है कि उसको क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे, पूरी तरीके से संवैधानिक बेसिस पे क्या कर सकता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको उस पावर को क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कोई भी जैसे लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट हो गया या मतलब ये कह सकते हैं ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, उसको क्या कर सकता है, कोई भी दोनों बोथ मतलब बोथ या तो सेंटर हो गया या स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे बात कर सकते हो तो उनको क्या कर सकता है, एग्जामिन किया जा सकता है। अगर मान लो कि उस समय में ये पता चलता है कि लॉ उसमें ये पता चल गया कि लॉ को क्या वायलेट किया गया है, अगर वायलेटिव अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लॉ को वायलेट किया गया तो वो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब करार दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकते हो या इनवैलिड भी कह सकते हो, उसको हम लोग ये कह सकते हैं वो इनवैलिड कह सकते हैं, या इसको डिक्लेयर इलीगली डिक्लेयर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे जुडिशियल रिव्यू तो एक तरीके से दे हैज नॉट बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आपको ये भी बताया कि आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 226, देखो आर्टिकल 226 अभी मैंने आपको पीछे बताया था, ये हाई कोर्ट के रिगार्डिंग बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पावर की बात की जा रही है, तो ये जो आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 226 की बात की जा रही है तो दे कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, प्लीज यू जस्ट नोट डाउन आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 226 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये क्या है ना, पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो ये एक तरीके से इसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है, इस जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर मान लो वैलिडेट मतलब ये हो गया लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो उनको क्या किया जा सकता है, हम लोग चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, लेकिन उसके बिहार पे किस बेसिस पे ये भी समझो, कोई बेसिक ग्राउंड मतलब कोई मतलब अगर बोला जाए तो कोई मतलब बेसिक ग्राउंड जैसे अगर मान लो बोला गया 3 ग्राउंड के बेसिस पे हम उसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहला क्या है ना, यहाँ पे बोला गया इट इंटरफेयर ऑन द फंडामेंटल राइट, यहाँ पे बिल्कुल ये सही है। फंडामेंटल राइट जो पार्ट आपको मैंने बताया, फंडामेंटल राइट कौन से, पार्ट 3 में है ये चीज, 1 2 3। सेकेंड बोला गया कि इट इज द आउटसाइड द कॉम्पिटेंसी ऑफ एन अथॉरिटी विच दे हैज फ्रेम्ड। थर्ड बोला गया कि इट इज मतलब एक तरीके से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। तो देखो फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। थर्ड बोला गया कि इनकॉम्पिटेंट ऑथोरिटी की यहाँ पे बात है, लेकिन यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंसी की बात की जाए, कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑथोरिटी की बात की जा रही है। ठीक है, अगर तो इनके बेसिस पे क्या क्या सकता है, आप उसको क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है ना, कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, 1 मिनट, ऑथोरिटी। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये 3 के 3 अगर इस बेसिस पे अगर आप बात करते हो तो ये चीज क्या कर सकते हो, आप चैलेंज कर सकते हो। 1 मिनट, लेकिन ये लॉ मेड बाय इनकॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, और हम इनकॉम्पिटेंट ऑथोरिटी की बात करें, हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात कर रहे हैं हम, तो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात कर सकते हैं तो ये भी आउटसाइड द, अच्छा हाँ, और बिल्कुल सही नहीं, सॉरी ये भी सही है, सॉरी वही मैं समझ रहा था। एक तरीके से क्या ना, आउटसाइड द कॉम्पिटेंस होता है ऑफ द अथॉरिटी विच दे हैज फ्रेम। तो ये बेसिकली लॉ मेड बाय द इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो वही आउटसाइड द अथॉरिटी मतलब बिल्कुल यहाँ पे ये भी तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है। तो आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन अगर कोई भी लेजिस्लेटिव मतलब एक्टमेंट और द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बोले उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो किस बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ, ये 3 बेसिस आपको दिया गया।
लेकिन एक चीज आपको और याद रखना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करें, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की अगर हम बात करते हैं, तो ये बोला जी वो एक तरीके से जो अटेम्प्ट करेगा क्या कर्टल जैसे जुडिशियल रिव्यू थी, ये पावर है जुडिशियल रिव्यू को अटेम्प्ट करेगा, तो ये पावर है किसके पास, हाई कोर्ट के पास, ठीक है ना। उसको क्या कर सकता है वो, एक तरीके से हाई कोर्ट उसको क्या कर सकता है, कंसिडर कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेशन ऑफ कहीं भी एनी सेंटर लॉ के तहत, ठीक है। तो अब ये चीज याद रखना, इसको हम लोग क्या 1977 में फिर इसको क्या करें, रिस्टोर कर लिए थे। अगर 1977 की हम बात करें 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग के तहत उसको हम क्या करें, रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिस्टोर कर लिए हुए थे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट कैन बी कंसीडर्ड अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो अभी मैं सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं कंप्लीट कराऊंगा तब तक हाई कोर्ट का मैं यहाँ पूरा एग्जांपल आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आपको क्या है, जब मैं सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट करा दूंगा फिर अब वी जस्ट कम इनटू द हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हाई कोर्ट के रिगार्डिंग है, तो उसको हम लोग देखेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं देखेंगे, लेकिन अभी हम आपको यहाँ पे पूरा समझा देते हैं। तो बोला क्या जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट में, कंसीडर द फॉलोइंग अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। क्योंकि देखो मैंने आपको वहाँ पे जो मतलब हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, रिट्स जुडिक्शन से रिगार्डिंग हर एक जुडिक्शन वहाँ पे आपको समझाया है। अब 3 जुडिक्शन बचा हुआ क्या, एडवाइजरी जुडिक्शन, कोर्ट ऑफ द मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो देखो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी ये 3 बचा हुआ, तो जो मैं आपको एक लेटेस्ट थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा, तुरंत मैं नहीं समझाऊंगा, पहले अब ये क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट आपको क्या करेंगे वो चीज समझा देंगे। तो सबसे पहला क्या, जो अगर हम बात करें तो किस ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर हम आपको समझाई देता, अगर ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की हम बात करें तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स मीन द पावर, जैसे हाई कोर्ट का क्या पावर है, तो किस किस मैटर पे, इसका मतलब यही हो ना कि कौन कौन मैटर पे क्या कर सकता है, अपना जुडिक्शन को सुन सकता है, ठीक है ना, इन विच मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सबसे पहला बोला जाए क्या, मैटर ऑफ एडमायरेबिलिटी। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मतलब दे विल द मैरिज के बारे में बात कर रहा है, मतलब डाइवोर्स की बात करें, या कंपनी मतलब कंपनी लॉ हो गया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात करें, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें, तो ये भी मैटर क्या कर सकता है, वो अंडर ओरिजिनल जुडिक्शन है, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो देखो ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 2 ही है, लेकिन और मैं ऐड ऑन करके, तो थर्ड अगर हम बात करें, जैसे रिवेन्यू मैटर हो गया, रेवेन्यू मैटर की हम बात करते हैं, कोई भी ऑर्डर वगैरह या कोई भी डन रेवेन्यू कलेक्शन से रिगार्डिंग बात करें। फोर्थ अगर हम बात करते हैं, जैसे इन्फोर्समेंट, हम अभी बताएं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स। फिफ्थ मैटर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कोई भी केस जैसे ऑर्डर हो, जैसे ट्रांसफर वगैरह से रिलेटेड हो, फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट को, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट से वो ट्रांसफर हो, इंटरप्रिटेशन का कॉन्स्टिट्यूशन वो फाइल वहां पे आए, तो ट्रांसफर रिगार्डिंग हो गया। और कुछ ऐसे जैसे मान लो बोला जा रहा है कि जैसे कुछ मतलब 4 ऐसे हायर कोर्ट है, हायर मतलब एक तरीके से हाई कोर्ट है, 4 ऐसे हाई कोर्ट है, जैसे कैलकाटा हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया एंड दिल्ली की बात की जा रही है। इसके पास ओरिजिनल मतलब एक तरीके से दे हैव द ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन इन द केस ऑफ हायर वैल्यू, ठीक है, दे हैव द ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन इन द केस ऑफ हायर वैल्यू। ये चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन वही चीज है फिर जैसे मतलब धीरे धीरे, जैसे 1973 की अगर हम बात करते हैं, आपको मैंने बताया केशवानंद भारती केस की यहाँ पे बात करते हैं, तो उसमें ये बोला कि जैसे कैलकाता हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास की जो हाई कोर्ट है, दे आल्सो हैड द हायर मतलब ओरिजिनल जुडिक्शन की यहाँ पे बात की जाए, दे हैव क्रिमिनल ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन। ऊपर में क्या था, दे हैव ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन 4 के पास, लेकिन 1973 के बाद क्या हो गया, क्रिमिनल जो जुडिक्शन होता है उसको एक तरीके से 1973 जो ओरिजिनल दे हैड उसके पास था, मतलब इन 3 के पास भी था, मतलब किसके पास, कैलकाटा, मुंबई एंड मद्रास। 1973 तक में ये क्रिमिनल जुडिक्शन, ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन भी था, लेकिन इनको 1973 में क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। ये चीज आपको पता है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया 1973 में, तो उसको फुल्ली एबॉलिश कर दिया गया। ये चीज आपको पता रहना चाहिए, समझ आना चाहिए, 1973 के बाद ये एबॉलिश हो गया, ठीक है। तो आपके पास आंसर तो पता ही चल गया, दोनों के दोनों सही है, लेकिन आपको ये चीज समझ आना चाहिए क्योंकि क्या कैसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर इसमें भी कोई रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी हम लोग क्या है ना, क्वेश्चन को 1 में रोकते हैं, और जो अपने पास 3 बचा हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी बचा हुआ, उसको हम लोग यहाँ पे अभी कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे अपने पास सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया रहेगा।
देखो इसको मैं चाहता तो वहां भी ऐड ऑन कर देता, लेकिन क्या होगा फिर आप लोग को लगता कि क्या सर क्या पूरे दिन यही बता रहे ऐसा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन बीच में बताना बहुत जरूरी होता है। तो देखो फोर्थ में अगर हम बात करते तो क्या है ना, एडवाइजरी जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन। तो देखो एडवाइजरी जुडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है आर्टिकल 143 की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 143 एक तरीके से क्या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ऑथराइज है किसको, तो प्रेसिडेंट को, वो क्या कर सकता है, ओपिनियन वगैरह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, किसमें, अगर दो कैटेगरी कोई मैटर है तो ये आर्टिकल 143 आपको याद रखना, जिसको हम लोग आई लव यू भी बोलते हैं, याद रखना आई लव यू बोलते हैं ना 143। तो ये क्या कर सकते एक तरीके से प्रेसिडेंट को मतलब सुप्रीम कोर्ट से प्यार रहता है तो आई लव यू बोलता है इसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट, किस मैटर पे, तो बोला जाए दो कैटेगरी के मैटर पे। पहला ये बोला गया कि ऑन एनी क्वेश्चन जो लॉ और फैक्ट की बात करता है ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस जो विच दैट हैज बीन रेजन और विच इज लाइकली टू अराइज, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज ऐसी बात की जा रही है जो पब्लिक ऑफ इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग है, जिसको मतलब या तो रेज किया गया या उसको मतलब एक तरीके से रेज किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग क्या कर सकता है, ओपिनियन लिया जा सकता है। दूसरा कोई भी डिस्प्यूट हो, एनी डिस्प्यूट, अगर पहला ये, दूसरा अगर बोल दें कोई भी डिस्प्यूट हो जो मतलब एक तरीके से रेज किया गया है, या किसी भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी हो गया, या अगर हम बात करें किसमें ट्रीटी की बात करें, या मतलब एग्रीमेंट की बात करें, या हम कॉन्वेनेंट की बात करें, या इंगेजमेंट की बात करें हम, तो कोई भी ऐसा कोई भी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट उनके रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होगा, उस चीज के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी लिया जा सकता है, प्रेसिडेंट लेते हैं, ठीक है। जैसे बहुत ऐसा केस आपने देखा होगा, जैसे दिल्ली लॉ एक्ट 1951 एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब एक तरीके से मतलब केशवा सिंह और केस जो था रिलेटेड किसके रिलेटिव 1964 आई थिंक, हाँ 1964 या 64 की बात है। फिर अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो वो भी हुआ था 1974 की बात है। अभी बहुत राम जन्मभूमि की बात की जा रही है जो 1993 के उन केस के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात किया गया था। तो हर एक जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन इलेक्शन जो कमीशन हुआ था 2002 की यहाँ पे बात की, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करें तो वो क्या कर सकता है, ओपिनियन वहाँ पे लिया जा सकता है। तो ये क्या होगा, एडवाइजरी जुडिक्शन है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। जो चीज एक तरीके से क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना ओपिनियन देगा वो चीज, हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर मान लो एडवाइजरी एक ओपिनियन दिया तो वो एक तरीके से ओनली एडवाइजरी है, ठीक है, उस जुडिक्शन प्रोनाउंस में, उसमें क्या नहीं, ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे, ये याद रख लेना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया एडवाइजरी और मतलब बताया तो ये क्या है ना, बताने के बाद ये बाइंडिंग नहीं रहेगा प्रेसिडेंट पे, ठीक है ना। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट कि वो उसको क्या कर सकता है, उस ओपिनियन को फैसिलिटेट कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। हम बोले क्या, फिफ्थ में अगर हम बोले कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, फिफ्थ की बात करें तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की जा रही है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब वही हो गया, कोई जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है जुडिक्शन वगैरह के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, जैसे बोला जाए अगर एक बात बोले कि यहाँ पे क्या जुडिक्शन वगैरह के रिगार्डिंग या कोई भी मतलब रिकॉर्ड्स वगैरह जो एडमिटेड मतलब एक एविडेंस वैल्यू की यहाँ पे बात की, तो उसको क्या उस पर क्या कर सकता है वो क्वेश्चन, दे कैन नॉट बी क्वेश्चन, ठीक है ना। वेन अगर वो प्रोड्यूस किसी भी कोर्ट वगैरह से रिगार्डिंग अगर उस पर क्या कर सकता है वो कहाँ से कहीं से भी एविडेंस वो आया किसी भी वेन एनी कोर्ट, ठीक है ना, उस पर वो क्या कर सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकता। दे आर रिऑर्गेनाइज एज ए लीगल, ठीक है, उसको एक तरीके से वो एक लीगल एविडेंस के तौर पे उसको वो प्रस्तुत करके वहां पे रखेगा, ठीक है, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से आया हो ना, तो उस पर वो क्या उनके पास, हाँ उस बिहाफ पे उनके पास पावर है कि इट हैज द पावर टू पनिश फॉर द कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है ना। आइदर अगर मान लो या तो विथ सिंपल, अगर मान लो सिंपल इम्प्रिजमेंट हो गया फॉर द टर्म ऑफ या तो 6 महीने के लिए 6 मंथ, नहीं तो फाइन लगाएगा 2000 रुपये, 2000 या दोनों भी लग सकता है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट फिर बोला गया 1991 के केस के बाद, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आफ्टर 1991 की बात करें हम, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट हैज द रूल दैट के दो पावर और पनिश, जो कोर्ट ऑफ जो मतलब पावर जो होगा जो पनिश करने का जो पावर है, तो नॉट ओनली इटसेल्फ बट वो पावर 1991 के बाद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था, वो पावर अब हाई कोर्ट के हाथ में भी आ गया। हाई कोर्ट मतलब जैसे सबऑर्डिनेट वगैरह हो गया, कोई भी कोर्ट ट्रिब्यूनल, अगर मान लो इंटायर कंट्री की बात यहाँ पे की जा रही है, इंटायर कंट्री में जो भी चीज रहेगा, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये चीज एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये नहीं होता ये सिविल ये दोनों हो सकता है, या तो सिविल भी हो सकता है या
क्रिमिनल भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बताना। सिविल मतलब सबको पता है क्या होता है, क्रिमिनल मतलब सबको पता है क्या होता है। अगर उसको नहीं पता है तो वो चीज़ आप पूछना, मैं उसको एक तरीके से आगे क्लेरिफाई कर दूंगा। ठीक है। लास्ट यहाँ पे बचता है जो पावर है, कौन सा, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया तो उससे आपको पता चल गया होगा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अभी मैंने ये चीज बताया कि इनके पास पावर है कि वो एग्जामिन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली जो लीगल मतलब इनैक्टमेंट हो गया या जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वगैरह होता है दोनों सेंटर और स्टेट दोनों का, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है दोनों का, मतलब सेंटर का भी और वो स्टेट का भी। तो अभी मैंने वो चीज आपको बताया। ठीक है। तो ये इसमें यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टोटल मैंने 8 पार्ट में आपको बताया और एक इसमें लास्ट है कि अदर क्या क्या होता है और थोड़ा मोड़ा होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि मतलब वो क्या कर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इट हैज डिसाइड द डिस्प्यूट, जैसे इलेक्शन वगैरह के रिगार्डिंग अगर हम बात वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन वगैरह या प्रेसिडेंट के इलेक्शन वगैरह के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो उनको ये क्या कर सकता है, ओरिजिनली एग्जीक्यूटिवली एंड फाइनल अथॉरिटी के रिगार्डिंग क्या कर सकता है, उनको ये देख सकता है, पहली चीज। दूसरा अगर हम बात करें तो वो चेयरमैन जैसे कोई मिसबिहेव वगैरह कोई भी इंक्वायरी वगैरह होता है यूनियन जैसे यूपीएससी वगैरह के चेयरमैन या मेंबर के रिगार्डिंग कोई भी अगर इशू वगैरह आता है उनके रिगार्डिंग ये इस पे देख सकता है कि अगर वो जब तक वो गिल्टी फाइंड नहीं हो तो उनके रिगार्डिंग ये उस पर काम कर सकता है। थर्ड अगर हम बात करें तो पावर जैसे होता है जुडिशियल रिव्यू वगैरह का, ये भी वो देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था केशवानंद भारती के केस में 1969 के बाद उनको क्या कर दिया, 1973 में क्या कर दिया गया, वो अपने जुडिशियल अपने भी रिव्यू को क्या कर दिया, वो एक तरीके से पलट किया गया या उसको वो चेंज किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सारा चीज बताया। इनके पास पावर होता है जुडिशियल सुपर इंडिपेंडेंसी का, कंट्रोल कर सकता है सारे के सारे कोर्ट को, कंट्रोल ऑल कोर्ट्स, ऑल द कोर्ट्स। अगर उसमें कोई इशू हो तो मुझे बताएं। देखो मैं हर एक चीज कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ यहाँ पे समझा सकूं। ठीक है ना। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट मतलब एक तरीके से क्या है ना, पावर। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने वो भी बता दिया था क्या, जुडिशियल जो पावर होता है, जुडिशियल पावर की कोई भी मैटर रिस्पेक्ट में कहाँ होता है, इन यूनियन लिस्ट में होता है। ये मैंने पहले बता दिया। दे कैन बी इनलार्ज बाय द पार्लियामेंट। ये सारा चीज मैंने आपको पीछे क्लियर कर दिया है। तो देखो मेरे अनुसार से यहाँ तक क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मैंने एक टोटल ओवरव्यू आपको दे दिया। ओवरव्यू में आपको सारा चीज मैंने समझा दिया। ठीक है। मैं अभी आशा करता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करना, मुझे एक बार वो था इन्फॉर्मेशन मैंने सारा चीज बता दिया, एक बस अगर हो सके तो अगर कुछ भी हो तो मुझे एक बार बताना, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको वो चीज़ समझा दूंगा। सैलरी एंड अलाउंसेस ये सब चीज़ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता सैलरी वगैरह, लेकिन मैंने वो भी चीज़ आपको बता दिया कोई चेंजेस वगैरह नहीं होता, पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखाया जाता है। ठीक है। तो अगर आपको उसके अलावा भी कोई इशू हो, अगर मुझे लगेगा कि कुछ छूटा हुआ है, मैं कोशिश करूंगा आपको वो और क्लियर कर दूं। पर जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दिया। जैसे टेन्योर वगैरह इंपॉर्टेंट था, क्वालिफिकेशन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट था। एक अगर बचेगा कभी तो मैं आपको वो चीज़ समझा दूंगा। ठीक है। लेकिन आपसे कोशिश करूंगा कि जो आर्टिकल मैंने आर्टिकल 124 टू 147 बताया उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैं अभी थोड़ा सा समय और लूंगा, वो मैं पीछे आगे क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको कोई इशू। तो देखो कुछ आर्टिकल्स मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। देखो अभी मैंने बताया कौन आर्टिकल कितने हैं, 124 से लेके 147। तो देखो सबसे पहला अगर हम आर्टिकल की बात करें तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अगर हम आर्टिकल बात करें तो आपको हम बता दें आर्टिकल 124 इसका पार्ट ए। देखो पार्ट ए मतलब क्या हो गया, अमेंडमेंट करके डाला गया जो NJAC, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, उसके रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट वगैरह की बात की जा रही है जो मतलब जजेस वगैरह की। तो NJAC मतलब क्या हो, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, आर्टिकल 124A बोला जा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें आर्टिकल 124C, तो उसके बाद क्या है ना, पावर ऑफ किसके पास, पावर किसके पास है, पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास किसके लिए, किस चीज के लिए, मेक लॉ। ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 126, थोड़ा सा समय लगेगा इसलिए मैं भगा के नहीं पढ़ाऊंगा। किसी के अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है, किसके, एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है। आर्टिकल 126। आर्टिकल 127 की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, अपॉइंटमेंट की बात करें किसके, एडहॉक। अभी मैंने पीछे ही बताया एडहॉक जजेस के बारे में बात की जा रही है। अगर हम बात करें फिर आर्टिकल 130 की अगर हम बात करते हैं या 128 की अभी हम बात करें तो ये अपॉइंटमेंट करेगा किसके, रिटायर्ड जज को सिटिंग एज ए सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एज ए सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
आर्टिकल 130 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, सीट ऑफ, अभी मैंने सीट के बारे में बताया, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 131 की बात करें तो ओरिजिनल जुडिक्शन की मैंने बात किया था, ओरिजिनल जुडिक्शन की बात करते हैं। तो देखो ऐसे ही करके क्या है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी मैटर है उनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। फिर अगर हम बात करें जैसे आर्टिकल 1, अगर हम बात करें जैसे मतलब 1 मिनट, तो जैसे देखो मैंने अभी आर्टिकल की बात की, फिर जैसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 140 की बात, हाँ आर्टिकल 140 की हम सॉरी आर्टिकल 140 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर आर्टिकल 140 की हमने बात की तो ये क्या है, एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर हम आर्टिकल 143 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल 138 की बात करें, ये क्या कर सकता है, जैसे इलार्जमेंट ऑफ जुडिशरी ऑफ जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इलार्जमेंट ऑफ द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 143, ये अब इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मैंने पीछे बताया, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, मैंने पीछे समझा दिया, कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये चीज समझो, मैंने इसलिए ये चीज सारा चीज समझा, और ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारा का सारा, ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग और जो मैंने क्वेश्चंस आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे या तो एक बार वीडियो फिर से रिमाइंड करो, पहली चीज, दूसरा नहीं तो आप क्या करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या चीज आपको समझ नहीं आया, क्योंकि मैं ये कोड सोच रहा हूँ कि मैंने जितना चीज समझा वो आपको प्रॉपरली समझ आया होगा। तो देखो मेरे अनुसार से तो यहाँ पे एक टॉपिक भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे पूरा क्लियर हो चुका है, और इसमें एक अगर टॉपिक पार्ट छूटा भी होगा तो मैं आगे क्या करूंगा, उसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इसमें कोई इशू नहीं हो रहा है। इसी के साथ देखो अपना ये जो 4th पार्ट है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज लिटरली समझ आएगा। तो आप क्या करो कि हमारे अगर चैनल को क्या करो, लाइक कर दो, 1 लाइक तो बनता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारे वीडियो को क्या करो, शेयर करो। तो स्पेशली शेयर उन लोगों के पास तो जरूर करो जिनको इन चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं भी खुद बता रहा हूँ ना कि इंसान 5-5, 6-6 हजार रुपए देकर सिर्फ टेस्ट सीरीज ले रहा है, तो टेस्ट सीरीज लेने में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई अगर मतलब कंटेंट में हो गया या एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, और आपको मैं आशा कर ये इंश्योर करवाता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई निराशा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इस चीज़ को आप फॉलो करो, और लास्ट तक आप आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें। ऐसे ही वीडियो आपको पूरा एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता रहेगा, इसमें कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ हम अपना ये पार्ट 4 कंप्लीट करते हैं, और आप हमारे चैनल पे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।